चलिए आइए अब हम कारक प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की क्या है? क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी इसमें क्या है? क्रिया करने वाला, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बालक है पढ़ती। अब आपको यहाँ पर ये दिखाया गया कि बालक है पढ़ती। बालक क्या है आपका बेटा? कर्ता है, और पढ़ती क्या है आपकी? क्रिया है। तो यहाँ पर जो है बालक पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? अगर हम ये प्रश्न करें कि कौन पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है। तो बालक जो है यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहा है। कौन कार्य कर रहा है? पढ़ने का बालक कर रहा है। तो यहाँ पर जो है क्रिया क्या होगी? पढ़ती, और बालक क्या हो गया आपका? कर्ता। तो यहाँ पर जो है बालक ने पढ़ने का काम किया, तो इसलिए यहाँ पर इसमें कर्ता कारक होगा। दूसरा हम समझ सकते हैं बेटा, यहाँ से आपको यहाँ पर दिया गया राम है गश्ती। तो अब आप यहाँ बता सकते हैं कि इसमें क्रिया कौन सी है? गश्ती। और यहाँ पर जो है जाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है यहाँ पर? राम। हमने ये कहा ना, राम जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पर राम आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। कई बार जो है बेटा इसमें जो है चिन्ह नहीं दिया जाता। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? हमने पीछे भी पढ़ा है, ने चिन्ह होता है। तो कई बार वाक्य के अंदर जो है चिन्ह नहीं होता। जैसे हमने ये कहा कि राम में है अखादत, राम ने खाया। ठीक है, यहाँ पर आपको चिन्ह दिया गया, तो आप इसको आसानी से पहचान लेते हैं कि राम ने खाया। तो खाने का काम यहाँ कौन कर रहा है? किसके द्वारा खाना खाया जा रहा है? राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो राम क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया, और खाया यहाँ पर आपकी अखादत यानी कि क्रिया होगी। लेकिन कई बार जो है चिन्ह नहीं होता। जैसे आपको इस वाक्य में दिखाया गया है कि राम में है गश्ती, राम जाता है। तो वाक्य पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा कारक है। तो अब आपको यहाँ पता चल गया कि क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को करेगा वो कौन होगा? कर्ता होगा। और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसमें ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसकी पहचान ये होती है बेटा कि इसमें जो है एक वचन के साथ जो है विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। लगभग जो है वाक्यों में जो है एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। आपको द्विवचन भी कई वाक्य में मिल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, तथा इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे बालिका भोजनम करोति। अब आपको यहाँ बताया गया कि बालिका क्या है? कर्ता है। भोजनम क्या है? कर्म है। और करोति क्या है? क्रिया है। अब इसमें ये बताया गया कि जैसे हम ये कहते हैं कि बालिका करती है, प्रश्न किया जाए बालिका क्या करती है? बालिका भोजन करती है, यानी कि वो भोजन करने का जो है वो काम कर रही है। तो इसमें जो है क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? भोजन पर पड़ा। यानी कि वो क्या काम कर रही है? वो भोजन करने का काम जो है कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर भोजन जो है आपका कर्म हो गया। ठीक है। अगर हम यहाँ कहते हैं कि बालिका पुस्तकम पढ़ती, बालिका पुस्तक को, अब हम यहाँ पर जो है पुस्तकम को, तो इसके साथ जो को चिन्ह लगा हुआ है, तो आप इसको आसानी से पहचान जाते हैं कि पुस्तक के साथ जो को चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें अंदर जो है द्वितीय विभक्ति है। लेकिन कई बार जो है वाक्य के अंदर जो है को चिन्ह नहीं दिया जाता। अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा कारक है। ठीक है। बालिका पुस्तकम पढ़ती, बालिका पुस्तक को पढ़ती है, तो पुस्तकम को चिन्ह से आपका यहाँ पर क्या हो गया कि ये कर्म कारक हो गया। अब आगे वाक्य देखते हैं। अहम आपनम गच्छामि, मैं बाजार जाता हूँ या मैं बाजार जाती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है? तो वो क्या कार्य कर रहे हैं? मैं जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ? बाजार। तो बाजार जाने का जो है यहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए इसके अंदर जो है आपका कर्म कारक है। राम में है विद्यालयम गश्ती। ठीक है। यहाँ पर अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्रिया क्या है? गश्ती। और इसमें कारक क्या है? राम, यानी कि कर्ता। और इसमें कर्म क्या किया जा रहा है? विद्यालय, यानी कि स्कूल जाने का जो है कर्म किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये कर्म हो गया। तो अब आपका क्या बन गया? राम में है विद्यालयम गश्ती, राम स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? राम। तो वो विद्यालय जाने का जो है यहाँ पर कर्म कर रहा है, तो इसलिए इसके अंदर कर्म कारक है।
कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। ठीक है, अब आपका है तीसरा, और इसकी पहचान ये होती है कि बेटा जो भी आपको शब्द दिया जाता है उसके या तो म लिखा होता है, जैसे पुस्तकम म नीचे हलंत होता है, या उसके ऊपर शब्द के ऊपर जो आपको बिंदु मिलता है, यानी कि अनुस्वार। बिंदु हम इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तीसरा है करण कारक, जिस साधन से क्रिया की जाए वहां करण कारक होता है। यह इसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस साधन से यानी कि जिसकी सहायता से कोई भी कार्य संपन्न किया जाए, पूरा किया जाए, उसमें जो है करण कारक होता है। कैसे, जैसे आपको यहाँ दिया गया है बालक है, कलमेन, लिखती। तो यहाँ बालक है क्या है, आपका है कर्ता है, कलमेन क्या है, करण कारक है, लिखती क्या है, आपकी क्रिया है। क्यों, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बालक, हम सीधा ये कह सकते हैं कि बालक है, लिखती, बालक लिखता है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि बालक किससे लिखता है, किसकी सहायता से वो जो है कार्य को पूरा कर रहा है। तो वो किसकी सहायता से कार्य को पूरा कर रहा है, कलमेन, यानी कि वो कलम की सहायता। तो यहाँ पर किसकी सहायता से कार्य पूरा हो रहा है, कलम की सहायता से। तो यहाँ पर जिसकी सहायता से कार्य जो है पूरा होता है उसके अंदर जो है बेटा करण कारक होता है। जैसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में आप लिखते हैं, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में किसकी सहायता से लिखते हैं, कलम यानी कि पेन की सहायता से लिखते हैं। तो पेन यहाँ जो है आपका माध्यम बना, वो आपकी सहायता कर रहा है। तो पेन के अंदर जो है आपकी क्या आ जाएगी, तृतीय विभक्ति होगी और उसमें करण कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया ना, यहाँ कलमेन कलम से जो है आपका साधन है। जैसे अब आपके और उदाहरण देखते हैं, त्वम कार्यानेन गच्छसि। अगर हम ये कहते हैं कि तुम जाते हो, किससे जाते हो, कार से। तो अब कार की सहायता से आपका ये कार्य पूरा हो रहा है। तो जिसकी सहायता से कार्य पूरा हुआ उसके अंदर जो आपकी तृतीय विभक्ति होती है। तो कार्यानेन, तो कार के अंदर जो आपकी तृतीय विभक्ति हुई, तो आपका क्या बन गया, कार्यानेन। ठीक है, सह हस्तेन खादति। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है सह हस्तेन खादति, वह खाता है। ठीक है, अब हम प्रश्न करते हैं कि वह किससे खाता है, हाथ से खाता है। तो हाथ में आपकी क्या होगी, तृतीय विभक्ति, क्योंकि आपने हाथ की सहायता से जो है कार्य को पूरा किया है, तो इसलिए हाथ में आपकी क्या आ जाएगी, तृतीय विभक्ति। ठीक है, आपका चौथा है बेटा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या अर्थ होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वहां पर आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। और इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह क्या होता है, को या के लिए। ठीक है, बालक है, पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बालक है क्या है, करता है, पठनाय संप्रदान कारक, विद्यालयम कर्म और गच्छति क्रिया। अब इसकी यहाँ हिंदी क्या होगी, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब पढ़ने के लिए आपको अब चिन्ह से पहचान होगी कि जहाँ पर के लिए चिन्ह आता है वहां पर आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। यानी कि वो क्या क्रिया कर रहे हैं, बालक जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। स्कूल आपका क्या हो गया, यानी विद्यालय क्या हो गया, आपका कर्म होता है। किस लिए जाता है, वो पढ़ने के लिए जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक। ठीक है, पढ़ने के लिए जो जाता है तो इसलिए आपका यहाँ संप्रदान कारक है। अगला उदाहरण देखते हैं, राजा याचकाय धनम ददाति। हमने ये भी कहा कि जिसके लिए क्रिया की जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो वहां पर आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर राजा क्या है, करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ददाति आपकी क्या है, क्रिया है। धन देने का काम करे किसको, याचक को, यानी कि राजा जो है याचक को धन देता है। तो यहाँ पर याचकाय, तो याचकाय में आपकी क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि राजा जो है याचक को धन देने का जो है काम कर रहा है। तो याचक के लिए यानी कि वो धन देता है, तो किसके लिए, याचक के लिए। तो इसलिए इस शब्द के अंदर जो है आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है।